हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। उसमें हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सेलिंग्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी के बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 सबने पढ़ा होगा, ठीक है। उस वक्त क्या था? कॉलोनियल रूल, यानी ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज कर रहे थे। और तब जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं थी भाई, कोई इक्विटी नहीं थी, सब कुछ ज़ीरो था, एकदम कुछ नहीं बढ़ रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर में आगे। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ हाईली वेराइटी सीड्स। अब जो पॉलिसी मेकर्स थे हमारे देश के, जो गवर्नमेंट थी जो पॉलिसी बनाती थी, यहाँ बात हो रही है इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ ही था तो वो कुछ इश्यूज़ लेकर आए थे, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उसका सोल्यूशन निकला था लैंड रिफॉर्म्स, कि भाई हम अपने देश में लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और साथ में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स भी लेकर आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आया। काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई इन दो चीज़ों की वजह से। लैंड रिफॉर्म्स क्या चीज़ है वो डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ भीतर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज। भाई इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, जिस वक्त देश हमारा आज़ाद हो रहा था उस वक्त क्या था, लैंड टेन्योर सिस्टम कैसा था हमारा, इंटरमीडियरीज थे बीच में। लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब है जो खेती बाड़ी होती थी, ठीक है, इसका मालिक कौन है, इसमें खेत जोता कौन है, इसका पूरा जो हिसाब किताब है उसकी बात की जा रही है। तो बीच में यहाँ इंटरमीडियरीज थे, और ये इंटरमीडियरीज कौन थे? इनका नाम था ज़मींदार्स, जागीरदार्स, ये लोग थे बीच में। who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards improvements on the farm। अब भाई ये लोग क्या करते थे, इनकी खुद की ज़मीनें होती थी, ये इसे रेंट पे दे देते थे। किसको? टिलर्स ऑफ द सॉइल को, यानी जो फार्मर्स होते थे जो एक्चुअली में खेती बाड़ी करते थे उनसे रेंट वसूलते थे, ठीक है। और सिर्फ मेरली मतलब होता है ओनली, सिर्फ और सिर्फ उनसे रेंट लेते थे, पैसे खींचते थे, बात ख़त्म। लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करते थे कि जो उनके फार्म्स हैं, जो उनका खेत है, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए उनके लिए, जैसे कुछ अच्छे टाइप के सीड्स ले आएँ या मिट्टी उपजाऊ करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराएं। ऐसा कुछ नहीं करते थे, बस उनको लैंड दे देते थे, वो जैसे तैसे करके मैनेज करते थे, फसलें उगाते थे, ठीक है, और थोड़ा बहुत पैसा ही मिलता था उनको, फार्मर्स को। मेन बेनिफिट तो ज़मींदार्स को जाता था। The low productivity of the agricultural sector forced India to import food from the United States of America। अब भाई हमारे देश के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी इतना हम जो है फसल या अनाज नहीं उगा पाते थे कि हम लोगों के लिए सफिशिएंट हो। इसलिए हमें यूएसए से फूड को इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी अमेरिका से, बाहर से अनाज अपने देश में मंगाना पड़ता था, क्योंकि हम अपने देश में इतना एनफ नहीं उगा पा रहे थे। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। अब हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स आए। इक्विटी से इधर मतलब है भाई क्या था, जो कई लोग थे ज़मींदार वगैरह, उनके पास तो इतनी सारी लैंड थी, बहुत सारी लैंड, लेकिन जो गरीब किसान लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था यार। मतलब वो खेती बाड़ी करके अपना घर भी बहुत मुश्किल से, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते थे। तो ये इक्विटी गवर्नमेंट लाना चाहती थी कि सब बराबर के हों, विच प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। और लैंड रिफॉर्म्स में क्या चाहा गवर्नमेंट ने कि जो ऑनरशिप है लैंड की वो चेंज कर दी जाए, ठीक है। ऑनरशिप मतलब ये जो लैंड के जो ऑनर्स हैं, ये ज़मींदार हैं, इनसे ज़मीन लेके गरीब किसानों में बांट दी जाए। ये मेन मकसद था इसका लैंड रिफॉर्म्स का। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज। और इंडिपेंडेंस के ठीक लगभग 1 साल बाद गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाने शुरू करे, इंटरमीडियरीज को बीच में से हटाना शुरू कर दिया। यानी जो ज़मींदार से गवर्नमेंट ने इनको हटाना शुरू कर दिया कि अब तुम जो है ज़मीन के मालिक नहीं हो, ठीक है। एंड टू मेक द टिलर्स ऑफ द सॉइल द ओनर्स ऑफ द लैंड। और जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, यानी जो एक्चुअली में किसान थे, जो हल जोतते थे, खेती बाड़ी करते थे,
उनको लैंड दे दी गई, उनको बोला गया कि अब इस लैंड के ओनर तुम हो, खेती बाड़ी भी तुम ही करोगे, फसल भी तुम ही उगाओगे और इस लैंड के ओनर भी तुम ही होगे, अब ये लैंड तुम्हें दे दिया गया है हमेशा के लिए। The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to the tillers। अब इसके पीछे क्या आइडिया था कि जो हमने ये मूव यानी जो ये स्टेप उठाया कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है उनको ओनर बना दिया, फार्मर्स को ओनर बना दिया। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, यानी जो मेन बेनिफिट है फसल उगाने का, फसल बेचने का, प्रॉफिट कमाने का, अब जो सारा बेनिफिट है वो फार्मर्स को जाएगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये सोचा कि सारा टिलर्स को ही सारा बेनिफिट जाएगा, तो जिसकी वजह से वो और पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, अच्छी सीड्स ला पाएंगे, ठीक है, पैसा लगा पाएंगे अपने खेतों पे, कमा कमा के खुद मेहनत कर पाएंगे। तो ये मेन था। तब बात आई लैंड सीलिंग की। दूसरी पॉलिसी थी जो कि गवर्नमेंट लेके आई। किस लिए लेके आई? ताकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें इक्विटी आ जाए। इक्विटी बेसिकली वही चीज़ मैं बोलूँगी दोबारा से कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो लैंड है ज़मींदार्स के पास इतना सारा, वो थोड़ा बहुत अपना जो है गरीब किसानों में बांट दे, फ्री में उनके नाम पे कर दे। ये मेन मकसद था गवर्नमेंट का। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम साइज़ फिक्स कर दिया लैंड का कि भाई इतना लैंड एक बंदे के पास, एक इंडिविजुअल के पास हो सकता है। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी, 1 किला या 10 किले लगा लेते हैं। एक बंदा अपने पास 10 किले से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता है खेती बाड़ी के पर्पस के लिए, ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिया गया। ये एक्चुअली में 10 किला नहीं है एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ ऐसी एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। ऐसे ज़मीन का जो है गज बोल लो या जो भी बोल दो, वो फिक्स कर दिया गया कि इतनी ज़मीन खेती बाड़ी के लिए एक इंसान अपने हाथ में रख सकता है बस। द पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड्स। अब इसका मेन पर्पज़ क्या था? गवर्नमेंट लैंड सीलिंग क्यों लेके आई? ताकि ये जो लैंड ऑनरशिप है कुछ ही हाथ में ना रह जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने हाथ में लैंड रखें, बाकी पूरी दुनिया के फार्मर्स जो हैं पूरे इंडिया के, वो गरीब के गरीब रह जाएं। इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए। द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्ट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब जैसे ही ये इंटरमीडियरीज बीच में से हटाए, या ज़मींदार बीच में से हटाए, लगभग 2 लाख टेनेंट्स यानी 2 लाख गरीब किसान जो है गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए इधर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ज़मींदार्स। इससे क्या हुआ, जो टिलर्स थे, फार्मर्स थे, वो फ्री हो गए ज़मींदार से। अब ज़मींदार उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, उनको शोषण नहीं कर पा रहे थे, उनको परेशान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब वो ज़मीन जो है फार्मर्स की थी। द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट। अब जो ये ऑनर बन गए थे फार्मर्स, ठीक है, जो टेनेंट्स जो है ज़मीन के ऑनर बन गए थे, अब सारा इंसेंटिव, सारा बेनिफिट इन्हीं को मिल रहा था। वो अपना आउटपुट बढ़ा पा रहे थे एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। However, the goal of equity was not fully served by evolution of intermediaries। लेकिन फिर भी इक्विटी नहीं आ पाई। इतना करने के बाद भी, इतने स्टेप्स उठाने के बाद भी जो है पूरी तरह से इंटरमीडियरीज को गवर्नमेंट नहीं हटा पाई। इन सम एरियाज द फॉर्मर ज़मींदार्स, भाई कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ के ज़मींदारों ने क्या किया, कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। वो कंटिन्यूसली क्या हुआ, जो उनके पास इतना सारा लैंड था वो उन्हीं के ऑनर ही बने रहे, ज़मींदारों के पास ही रही वो ज़मीन, उन्होंने किसानों तक पहुंचाई नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो ये लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था, इसमें कुछ ना कुछ लूप होल से कुछ कमियां थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया उन कमियों का, और उन कमियों का फ़ायदा उठा के किसानों तक वो ज़मीन पहुँचाई ही नहीं, खुद ही रखी ज़मीन। मतलब जैसे तैसे करके उन्होंने जो है उसको चीट करा, उस लॉ को। There were cases where tenants were evicted and the landowners claimed to be self cultivators। भाई ऐसे बहुत सारे केस सामने आए जहाँ पे जो टेनेंट्स थे यानी जो फार्मर्स थे उनको एविक्टेड यानी भगा दिया गया। ज़मींदार तो यार पैसे वाले थे,
किसान गरीब थे, उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके चाहे गुंडे भेज के चाहे जैसे भी है किसानों को भगा दिया। और लैंड ओनर्स जो थे, ज़मींदार थे, वो क्या बोलने लगे, भाई हम ही टिलर्स हैं इस ज़मीन के, हम ही फार्मर्स हैं, हम सेल्फ कल्टीवेटर हैं, हम तो खुद ही खेती बाड़ी करते हैं, हम ज़मींदार नहीं हैं, हम खुद ही फार्मर हैं, ये लैंड हमारी ही है। क्लेमिंग ऑनरशिप ऑफ द लैंड, और वो खुद ही ऑनर बने रहे लैंड के। एंड इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ऑनरशिप ऑफ लैंड, और जब जो टिलर्स हैं, सपोज जो फार्मर्स हैं, उनको ऑनरशिप मिल भी गई लैंड की, वो मालिक बन भी गए लैंड के, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स डिड नॉट गेट बेनिफिट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। उसके बावजूद भी जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थी, जो फार्मर्स थी और जो बहुत गरीब थे, उनको बेनिफिट मिला ही नहीं लैंड रिफॉर्म्स का। चलो उनके पास लैंड तो आ गई, लेकिन उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इरिगेशन फैसिलिटी लेके आ पाएँ, या फिर जो है बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेके आए, ये सब तो था ही नहीं उनके पास। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स। जो ये लैंड सीलिंग हम लेके आए भाई, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, ये भी तुरंत अप्लाई नहीं हुआ। द बिग लैंड लॉर्ड्स चैलेंज्ड द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने इस लेजिस्लेशन को, इस रूल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, उन्होंने भी उल्टा केस ही कर दिया, ठीक है। डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से ये जो इम्प्लीमेंट होना था, लागू होना था, ये डिले हो गया, यानी काफ़ी देरी से हो गया। पता है जब कोर्ट में केस चलते हैं तो आगे 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 टाइम बढ़ता ही जाता है। दे यूज्ड दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। और जैसे ही उनको टाइम मिला, क्योंकि ये चीज़ डिले हो चुकी थी, उनको काफ़ी टाइम मिल गया था ज़मींदारों को, उन्होंने क्या किया, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ, इन सब के नाम पे लैंड रजिस्टर कर दिया। मतलब अपना लैंड जो है इन सबको बांट दिया, ये सोचकर कि भाई चल किसी और के पास नहीं जा रही है ये लैंड, किसी भी थर्ड पर्सन के पास, अननोन के पास नहीं जा रही है, ये लैंड हमारे अपनों के पास जा रही है। उन्होंने ये सोच के बांट दिया। देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन, इसलिए वो बच गए, इस लेजिस्लेशन से, इस लॉ से बच गए। द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड लॉट ऑफ लूप होल्स विच वर एक्सप्लॉयटेड बाय द बिग लैंड होल्डर्स। अब ये जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने बनाया था, इसमें भी काफ़ी सारे लूप होल से, कुछ बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ये सक्सेसफुल रहा लैंड सीलिंग का, जैसे कि केरला और वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ ये काफ़ी कामयाब हुआ, बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड। क्योंकि इन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल कमिटेड थी, भाई हाथ पैर धोकर लग गई थी कि भाई इस पॉलिसी को हम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और टिलर्स को मेन बेनिफिट दिलवाएंगे। गवर्नमेंट ही बिल्कुल पीछे पड़ गई थी। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से बाकी सभी जो स्टेट्स थी, वहाँ की गवर्नमेंट जो है इतना कमिटेड नहीं थी, इतना ज़्यादा जो है जोर नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी इनइक्वालिटी थी लैंड होल्डिंग में। यानी कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और कई लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। तो इससे वीडियो ख़त्म।